एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग का निर्माण का काम चला हुआ था। तभी अचानक से दिवाली आ जाती है और 2 दिन बाद दिवाली होती है। तो उसी दिन उस हॉस्पिटल को बनवाने वाली जो महिला डॉक्टर होती है वह वहां पर मजदूरों में मिठाई बांटने के लिए वहां पर पहुंच जाती है। वहां पर जाकर वह मजदूरों में मिठाई बांटने लगती है, लेकिन तभी देखती है कि एक मजदूर लड़का जो कि काफ़ी दूर बैठा हुआ है और उसने अपना मुंह भी दूसरी तरफ कर रखा है। जब सभी मजदूरों में वो मिठाई बांट देती है तो उसके बाद उस लड़के के बारे में पूछने लगती है कि वो कौन है और वहाँ पर अकेला क्यों बैठा है। तो उसके साथ के कुछ मजदूर कहने लगते हैं कि मैडम पता नहीं जन क्यों बैठा है, वैसे तो वो हर जगह आकर अपना हिस्सा ले लिया करता था, लेकिन आज ना जाने इसे ऐसा क्या हो गया। तो उसके बाद जो डॉक्टरनी साहिबा होती हैं वो कहने लगती है कि बुलाओ उसे भी मिठाई दे देते हैं, क्योंकि दिवाली तो वो भी मनाएगा। ऐसा कहकर वो उनसे बुलाने के लिए कह देती है और मजदूर उसको आवाज़ लगाने लगते हैं। जैसे वो उसे उसका नाम लेकर पुकारते हैं तो इसके बाद जो डॉक्टरनी साहिबा होती हैं वह उस नाम को सुनकर बहुत कुछ सोचने लगती है पुरानी बातों के बारे में, और उसके बाद उन मजदूरों को रोककर खुद उसकी तरफ जाने लगती है। लेकिन इधर जो मजदूर बैठा हुआ था उसने अपना नाम सुन लिया था और नाम सुनने के बाद वह पीछे की तरफ देखता है और डॉक्टरनी साहिबा जैसे उसे अपनी तरफ आती हुई दिखाई देती हैं तो वह एकदम से वहां से भाग जाता है और दूर निकल जाता है। कौन था वह मजदूर और किस वजह से डॉक्टरनी साहिबा को देखकर भाग गया था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश गोरखपुर के अंदर एक टिंकू नाम का लड़का रहा करता है। टिंकू के घर में उसके माता पिता हैं और वो अपने माता पिता की इकलौती संतान है। पिता एक प्राइवेट बड़ी सी कंपनी में काम किया करते हैं और वहीं से अपने घर का गुजारा किया करते हैं। उनके घर के साइड में ही एक और घर होता है, जिस घर के अंदर टिंकू के पिता का एक दोस्त रहा करता है, जिनकी एक लड़की है, जिस लड़की का नाम होता है रानी। अब जैसे उनके माता पिता दोस्त होते हैं तो वो दोनों बच्चों का एडमिशन एक ही स्कूल में करा देते हैं और उसके बाद रानी और टिंकू एक ही स्कूल में जाने लगते हैं। यहाँ पर जो टिंकू और रानी है वो दोनों बराबर उम्र के हैं और एक ही क्लास में पढ़ने के लिए जाया करते हैं। कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होती, सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो रानी होती है वो पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार है और टिंकू पढ़ने लिखने में थोड़ा कमज़ोर है। तो इसी वजह से टिंकू को अपने माता पिता से काफ़ी ज़्यादा डांट खाने को मिलती है और यहाँ पर रानी को हमेशा शाबाशी मिला करती उसके पिता से और उसकी माँ से। धीरे धीरे वो लोग 10वीं क्लास में आ जाते हैं, लेकिन 10वीं क्लास में पढ़ाई के अनुसार जो रानी होती है वह डिस्ट्रिक्ट को टॉप कर देती है और इधर जो टिंकू होता है वह अपनी क्लास में फेल हो जाता है। जैसे टिंकू फेल होता है तो उसके बाद उसका पिता उस पर चिल्लाने लगता है और उस पर पिटाई भी लगाता है। वहां पर रानी का पिता आकर उसे बचा लेता है और कहता है कि कोई बात नहीं भाई साहब, बच्चा है, आगे चल के अच्छे से पढ़ाई कर लेगा, आप इसको इतना परेशान मत करो। टिंकू को आज तो रानी के पिता ने बचा लिया था, लेकिन रोज उसे इसी घर में रहना और पिता रोज उसे खरी खोटी सुनाया करते हैं। इसके बाद जो टिंकू होता है अपने पिता की इन बातों को सुनकर और भी ज्यादा डिमोटिवेट हो जाता है और उसके बाद वो पढ़ाई लिखाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। वह फिलहाल तक भी 10वीं क्लास में है और जो रानी है वो 11वीं क्लास में पहुंच गई है। इसके बाद जो टिंकू होता है वह अपने स्कूल को बंक करके इधर उधर मूवी वगैरह देखने के लिए या दोस्तों के साथ किसी होटल पर बैठ जाया करता और दिन भर वो लोग मटर गश्ती किया करते। एक दिन रानी जब स्कूल से आ रही थी तो टिंकू को ऐसा करता हुआ देख लेती है और उसके बाद वह टिंकू को समझाने लगती है। कहती है कि टिंकू, जो कुछ भी तुम कर रहे हो बिल्कुल ठीक नहीं है, ऐसा मत करो, अपने जीवन को इस तरह से बर्बाद मत करो। तो जो टिंकू होता है वो कहने लगता है कि रानी, तुम्हें नहीं पता कितना मजा आता है, तुम भी एक बार ऐसा करके देखो। तो उसके बाद जो रानी होती है वह भी बच्ची ही थी, भले ही वो पढ़ने लिखने में होशियार थी, लेकिन भावना तो उसके अंदर बच्चियों की थी। तो इसी वजह से इस बार वह भी अपने स्कूल को बंक करती है और बंक करने के बाद टिंकू के साथ पूरा एंजॉय करती है। इसके बाद जो रानी होती है वह बार बार इस काम को करने लगती है और टिंकू के साथ खुलकर इधर उधर घूमा करती और कोई भी कैसी भी परेशानी नहीं होती है। एक दिन की बात होती है जब टिंकू और रानी एक होटल पर बैठे हुए थे और साथ में उनके कुछ और दोस्त वहां पर बैठे हुए थे। तो उसी दौरान जो यहाँ पर टिंकू के पिता होते हैं वह टिंकू को यहाँ पर देख लेते हैं और जैसे ही टिंकू के साथ वो रानी को देखते हैं तो एकदम से आग बबूला हो जाते हैं और वहीं पर अपने बेटे पर पिटाई लगाने लगते हैं। जब रानी देखती है कि टिंकू को पिटाई लगाई जा रही है तो उसके बाद जो रानी होती है वह टिंकू के पिता के सामने हाथ जोड़ लेती है और कहती है कि अंकल, इसे माफ कर दो, इससे गलती हो गई और आगे से हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। तभी जो टिंकू के
के पिता होते हैं वो रानी से कहने लगते हैं कि बेटी ये तो नालायक है, लेकिन तुझे तो समझना चाहिए था, तू तो पढ़ने लिखने में काफी अच्छी है, इसके साथ अपनी जिंदगी को बर्बाद क्यों कर रही है, तू अपने घर चली जाए यहाँ से, वरना फिर देख लेना मैं तेरे घर वालों से कह दूंगा। इसके बाद जो रानी होती है वहां से सीधा अपने घर चली जाती है और टिंकू को पीटता पीटता उसका पिता अपने घर ले आता है। घर आने के बाद जो टिंकू की माँ होती है वो उसको इस पिता से उसे बचा लेती है और इसके बाद जो टिंकू होता है वह अपने कमरे में मायूस सा बैठ जाता है। धीरे धीरे शाम हो जाती है और शाम के समय रानी अपनी छत पर चली जाती है और टिंकू भी अपनी छत पर चला जाया करता था शाम के समय, तो दोनों वहां पर बात करने लगते हैं। लेकिन टिंकू आज काफी ज्यादा उदास था और इस उदासी के बारे में रानी को पता था, तो वो कैसे भी करके टिंकू को खुश देखना चाहती है और इसी वजह से उससे कहने लगती है कि टिंकू मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार किया करती हूं और तुम्हारे बिना जिंदगी नहीं जी सकती। दरअसल कुछ दिनों पहले टिंकू ने रानी से अपना प्रपोज किया था और इसके बाद रानी ने साफ साफ मना कर दिया था और कह दिया था कि अपनी शक्ल देखो, तुमको मेरे लायक थोड़ी ना हो। इसके बाद रानी यहां पर ऐसा बात कह देती है और इसके बाद टिंकू खुश हो जाता है। लेकिन तभी रानी के पिता ऊपर आ जाते हैं और रानी और टिंकू को जब एक साथ देखते हैं तो उसके बाद अपनी बेटी को अपने साथ ले जाते हैं। यह बात अब टिंकू के दिमाग में बैठ जाती है कि रानी के पिता ने हम दोनों को एक साथ देख लिया है और उसके बाद वह मेरे पिता से कह देंगे और वो मुझ में पिटाई लगाएंगे। इसी वजह से जो टिंकू होता है रातों रात अपने घर को छोड़कर अपना छोटा मोटा सामान लेकर वहां से भाग जाता है और जैसे सुबह होती है तो सुबह सभी लोग टिंकू को ढूंढने लगते हैं, लेकिन टिंकू कहीं हो तो मिले क्योंकि वो तो काफी दूर इनसे जा चुका था। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो टिंकू के माता पिता होते हैं वो अपने बेटे को भुलाकर अपनी जिंदगी को ऐसे ही व्यतीत करने लगते हैं। इधर जो रानी होती है उसे भी इस बात का बड़ा ही दुख होता है, लेकिन जो रानी होती है वह एक लड़की थी और लड़की होने के नाते वह अपनी पढ़ाई लिखाई पर फोकस करती है और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। इस बात को लगभग 13 साल बीत गए थे और 13 साल बाद तक जो रानी होती है वो अच्छे खासी पढ़ाई लिखाई करके एक डॉक्टर बन जाती है और डॉक्टर बनने के बाद वह अपने लिए एक हॉस्पिटल खोलना चाहती है जिसके लिए उसके पास पैसे भी हैं। तो उसके बाद वह एक जगह लेकर अपने हॉस्पिटल का काम चलवा देती है और वहां पर एक कॉन्ट्रैक्टर को पूरा ठेका उसका दे देती है। उसने पनवेल में जमीन ली थी हॉस्पिटल बनाने के लिए और वहीं पर वह अपना हॉस्पिटल बनाना चाहती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था और समय के साथ साथ इस बार की दिवाली आ जाती है और जैसे दिवाली आती है तो जो रानी होती है वह अपने मजदूरों को मिठाइयां बांटने के बारे में सोचती है और उसके बाद अपनी गाड़ी में बैठकर अपने ड्राइवर के साथ कुछ मिठाइयां लेती है और सीधा अपनी हॉस्पिटल की बिल्डिंग पर पहुंच जाती है जहां पर उसकी बिल्डिंग का निर्माण का कार्य चला हुआ है। वहां पर जाने के बाद जो रानी होती है वह अपनी गाड़ी से उतरती है और उतरने के बाद मजदूरों को बुलाकर एक एक करके मिठाइयां बांटने लगती है। वहीं पर एक मजदूर होता है, जैसे रानी को गाड़ी से उतरने के बाद देखता है तो देखने के बाद वो उसे पहचान जाता है और पहचान कर एकदम से दूर जाकर बैठ जाता है। इसके बाद जो रानी होती है उन सभी को मिठाई बांट देती है, लेकिन अचानक से उसकी नजर उस मजदूर पर पड़ जाती है जो दूर बैठा हुआ था। इसके बाद जो रानी होती है वहां के मजदूरों से कहने लगती है कि भाई उसे भी बुलाओ, उसको भी मिठाई दे देते हैं, और कौन है वो इतनी दूर क्यों बैठा हुआ है। तो उसके बाद जो मजदूर होते हैं वो कहने लगते हैं कि मैडम ये थोड़ा सा शर्मीला है, कोई बात नहीं, हम इसे बुला लेते हैं और ये आकर मिठाई ले लेगा। इसके बाद वे मजदूर टिंकू कहकर उसे जोरदार आवाज लगाते हैं और जैसे ही रानी इस नाम को सुनती है तो एकदम से उसे अपनी पुरानी बहुत सारी बातें याद आने लगती हैं और वह फौरन से उस मजदूर को उसे बुलाने से रोकती है और खुद उसकी तरफ बढ़ने लगती है। इधर जो मजदूर होता है जो दूर बैठा हुआ था वह जैसे ही दूसरे मजदूर के मुंह से अपना नाम सुनता है तो पीछे की तरफ देखता है और रानी को अपनी तरफ आता हुआ देखता है तो एकदम से वहां से भाग खड़ा होता है और भागकर उस बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है। रानी कुछ देर तक उसका पीछा भी करती है लेकिन वो न जाने कहां गायब हो गया था और इसके बाद रानी वापस लौट आती है। दरअसल ये टिंकू और कोई नहीं, वही टिंकू था जो उस टाइम पर अपने घर से भाग गया था और गायब हो गया था। इसके बाद जो रानी होती है उन मजदूरों से उसका एड्रेस लेती है और एड्रेस लेने के बाद उसको ढूंढने के लिए निकल जाती है। टिंकू जो भागकर काफी ज्यादा थक गया था और अपने छोटे से किराए के कमरे में आता है और वहां पर आकर एक गिलास में थोड़ा सा आटा डाल के, पानी डाल के और थोड़ा सा नमक डाल के उसे घोल कर पी जाता है और चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट जाता है। उसे काफी तेज बुखार आ रहा था और थोड़ी ही देर में जो रानी होती है अपने ड्राइवर के साथ सीधा उसका एड्रेस पूछकर यहीं पर उसके घर में आ जाती है। टिंकू अपने बिस्तर में पड़ा पड़ा पुरानी उन बातों को सोच रहा था और सोच रहा था कि मैंने क्या सोचा था और अब क्या हो गया। रानी आज एक बहुत बड़ी पैसे वाली है और मैं एक छोटा सा मजदूर हूं, क्योंकि उसने रानी को गाड़ी से उतरते हुए देखा था और उसके पास अपना ड्राइवर भी है और बता रहे थे कि ये बिल्डिंग की मालकिन है। यही सोचकर वह काफी ज्यादा हैरान और परेशान रहता है। लेकिन इतनी ही देर में जो रानी होती है वह उसके घर में एंटर कर जाती है और जैसे बिस्तर पर पड़े हुए टिंकू को दिखता है कि रानी उसके घर में आ गई है तो वह एकदम से खड़ा होता है और इसके बाद रानी से पूछने लगता है कि हाँ जी कहिए आपको किससे
इससे मिलना है। अब यहाँ पर जो रानी थी वह टिंकू को बखूबी पहचान गई थी, क्योंकि जब टिंकू उसकी तरफ देखकर भागने लगा था तो उसको भी उसकी शक्ल जानी पहचानी सी लग रही थी और इसी वजह से उसने उसका पीछा किया था। अब यहाँ पर रानी उससे कहने लगती है कि तुम टिंकू हो ना। तो इस बात को सुनकर जो टिंकू होता है वह उसको झुठलाने की कोशिश करता है और कहता है कि हाँ मैं टिंकू तो हूँ, लेकिन जिसे आप सोच रही हो वो मैं नहीं हूँ। अब इसके बाद जो रानी होती है वो कहने लगती है कि मुझे पक्का पता है कि तुम टिंकू ही हो, क्योंकि मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, हम दोनों एक साथ खेल कूद कर बड़े हुए हैं, तो मैं तुम्हें भला कैसे भूल सकती हूँ। अब इस बात को सुनने के बाद जो टिंकू होता है उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और वह फूट फूट कर रोने लगता है। इसके बाद जो रानी होती है आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के बाद उसकी आंखों के आंसुओं को पोंछने लगती है, लेकिन जैसे वो उसको टच करती है तो उसे पता चलता है कि टिंकू को बहुत तेज बुखार है और यहाँ पर उसकी हालत काफी ज्यादा खराब है। तो इसके बाद वो कहने लगती है कि टिंकू तुम्हें तो बहुत ज्यादा बुखार है और तुम कोई दवाई क्यों नहीं लेते। इतनी ही देर में जब बाहर से लोग ये देखते हैं कि बड़ी गाड़ी टिंकू के घर पर आकर रुकती है तो पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला जिसने काफी दिनों से टिंकू का अच्छे से ख्याल रखा था वह उस किराए के कमरे के अंदर आ जाती है और वहां पर रानी से कहने लगती है कि बेटी इसके पास ज्यादा रुपए पैसे नहीं है, तो इसी वजह से काफी दिनों से ये अपनी बीमारी को खींच रहा है और बीमारी की वजह से ये काम पर भी नहीं जा पाता है। अगर काम पर चला जाता है तो ठेकेदार इसे पैसे नहीं दिया करता है। इस बात को सुनकर रानी को बड़ी हैरानी होती है और उसके बाद वो टिंकू से अपने साथ चलने के लिए कहने लगती है। कहती है कि टिंकू मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगी। लेकिन तभी जो टिंकू होता है वो उसका हाथ झटक देता है और कहने लगता है कि रानी ठीक है मैं वही टिंकू हूं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। जब रानी उसे ना चलने का कारण पूछती है तो उसके बाद वो कहने लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे सपने देखे थे, लेकिन यहां पर आने के बाद मेरा एक भी सपना पूरा नहीं हुआ, ऊपर से और मेरी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई। मैं जब यहां पर आया था तो मैंने सोचा था कि कुछ दिनों में ढेर सारा रुपए पैसा कमाऊंगा और उसके बाद अपने माता पिता को पैसे ले जाकर दूंगा। जब माता पिता इन पैसों को देखेंगे तो उसके बाद बड़े ही खुश होंगे, लेकिन अगर तुम मुझे अपने साथ ले गई तो उसके बाद तुम जाहिर सी बात है मेरे माता पिता को भी बताओगी और जब मेरे माता पिता को मेरी हालत के बारे में पता चलेगा तो उन लोगों को बहुत बुरा लगेगा। कम से कम इतना तो है कि अब उन्हें कोई आस नहीं है, तो मैं उनकी आस नहीं तोड़ना चाहता, उनको जिंदगी जैसी भी है वैसी उन्हें जीने दो। अब इस बात को सुनकर रानी थोड़ी देर तक सोच विचार करती है और सोच विचार करने के बाद कहने लगती है कि टिंकू क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे माता पिता हैं भी या नहीं है। अब इस बात को सुनकर टिंकू उससे पूछने लगता है कि क्यों, क्या हुआ मेरे माता पिता को। तो रानी कहने लगती है कि तुम्हारे माता पिता इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं और अब तुम अगर मेरे साथ चलोगे तो काफी अच्छा होगा। तुमने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी किया है या नहीं किया उस चीज से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आगे की जिंदगी मैं तुम्हारी ऐसे नहीं देख सकती, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूं और डॉक्टर बनने के बाद मेरे हॉस्पिटल बन रहा है जिस हॉस्पिटल में तुम मजदूरी कर रहे थे, जैसे मेरा हॉस्पिटल कंप्लीट हो जाएगा तो उसके अंदर तुम्हें कोई ना कोई काम तो जरूर से मिल जाएगा। इस बात को सुनकर जो टिंकू है वो उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी जो वो बुजुर्ग महिला होती है वो कहने लगती है कि हाँ हाँ बेटी ले जा इसे अपने साथ, और इसके पास एक फोटो है, उस फोटो वाली लड़की से इसकी शादी जरूर से करा देना, क्योंकि जब से यहाँ पर आया है ये एक ही बात कहा करता है मुझसे कि अम्मा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, ज्यादा पैसे कमा लूंगा तो इस लड़की से शादी करूंगा, क्योंकि यह मुझसे प्यार किया करती है। अब इसके बाद जो रानी होती है वह उस अम्मा से उस फोटो को दिखाने के लिए कहने लगती है, तो अम्मा को पता था कि वो फोटो इसके कपड़ों में रखा हुआ है, तो उसके बाद झट से उस फोटो को निकाल देती है और रानी के सामने कर देती है। इसके अंदर जो फोटो था वह किसी और का नहीं, रानी का ही था। जब वह वहां से भागकर आया था तो रानी के फोटो को अपने साथ ले आया था और इसी के सारे अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहा था। जब रानी का फोटो टिंकू के पास उसे मिलता है तो वह टिंकू की तरफ देखने लगती है और टिंकू अपने सर को नीचे की तरफ कर लेता है। रानी टिंकू से कहने लगती है कि क्या तुम मुझसे शादी करने के सपने देख रहे हो। तो उसके बाद टिंकू नीचे की तरफ सर करके कहने लगता है कि नहीं रानी, ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल वो बचपन की बात थी और उससे कोई गलतफहमी मुझे हो गई थी। इसके बाद रानी कहती है कि कोई बात नहीं, छोड़ो इन बातों को, चलो अब चलते हैं, घर पर चलते हैं, मेरे माता पिता तुमसे मिलेंगे तो बड़े ही खुश हो जाएंगे। ऐसा कहकर रानी टिंकू को और उसके सामान को अपने साथ अपनी गाड़ी में बिठाती है और वहां से सीधा अपने घर ले जाती है। उसने अपना घर मुंबई के अंदर ही ले रखा था और जैसे ही जो टिंकू होता है वह रानी के घर में जाता है तो वहां पर उसे टिंकू के माता पिता मिलते हैं। अब जैसे टिंकू अपने माता पिता को देखता है तो बड़ा ही हैरान होता है और उसके बाद वह रानी से कहने लगता है कि रानी तुम तो ये कह रही थी कि माँ बाबूजी की मौत हो गई है, लेकिन ये तो यहाँ पर हैं। तभी जो रानी होती है वो कहने लगती है कि अगर मैं तुम्हें ये बता देती कि तुम्हारे माता पिता मेरे पास हैं तो तुम कभी भी मेरे पास नहीं आते, इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आई हूँ। दरअसल मेरे माता पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे और उसके बाद मैं तुम्हारे माता पिता को अपने माता पिता की तरह अपने साथ रखा करती हूँ और उन्होंने ही ये सारे पैसे दिए हैं जिन पैसों से मैं हॉस्पिटल बना रही हूँ। यानी कि जिस जमीन पर ये हॉस्पिटल बन रहा है वो सब कुछ तुम्हारे पैसों
से हो रहा है। तुम्हारे पिता की जितनी भी पुश्तैनी ज़मीन थी उन्होंने सारी पुश्तैनी ज़मीन बेचकर मेरे इस हॉस्पिटल में लगा दी है और कहा है कि बेटी तुम कामयाब हो जाओ, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। इधर टिंकू के माता पिता जैसे अपने बेटे को इतने सालों बाद देखते हैं तो एकदम से उसे अपने गले से लगा लेते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। टिंकू को भी अपने माता पिता को देखकर अपनी आंखों में आंसू आ गए थे और उसके बाद वह भी उनसे माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि माँ बाबूजी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। इसके बाद सभी लोग एक साथ रहने लगते हैं और कुछ दिनों बाद जो रानी होती है वो टिंकू के माता पिता से टिंकू की और अपनी शादी की बात करने लगती है। अब जब टिंकू के माता पिता ये बात सुनते हैं तो पहले रानी से मना करते हैं, लेकिन तभी रानी कहती है कि मैं आपके बेटे से सच्चा प्यार किया करती हूँ और मैं उसी से शादी करूंगी। अब वह इस बात को सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं, लेकिन टिंकू भी इस बात को सुन लेता है और रानी से कहने लगता है कि रानी जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मुझ जैसे अनपढ़ गंवार के लिए तुम अपनी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद करो। अपनी बराबर का कोई पढ़ा लिखा लड़का ढूंढो और उसी से शादी कर लो। ये सब कुछ जो कुछ भी तुमने सुना था ये एक अलग बात थी, वो तो बचपन के बचपने थे जिस वजह से मैंने ऐसा कर दिया। अब इस बात को सुनकर रानी कहने लगती है कि नहीं टिंकू, ऐसी बात नहीं है, मैं बचपन से ही तुमसे प्यार किया करती थी, वो तो मैं तुम्हें ऐसी चिढ़ाने के लिए ऐसी बातें कर दिया करती थी। इसके बाद रानी और टिंकू की जो टिंकू के माता पिता होते हैं वो धूमधाम से शादी करा देते हैं और शादी होने के बाद जो रानी है वो टिंकू को अपने साथ हॉस्पिटल में काम कराने लगती है, यानी कि हॉस्पिटल को जितना भी मैनेज करने का काम होता है वह सब कुछ टिंकू देखा करता है। और अब फिलहाल वो लोग अच्छे से जिंदगी जी रहे हैं। यहाँ पर फिलहाल टिंकू और रानी के 2 बच्चे भी हो चुके हैं और उन लोगों के जीवन में किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं है। कभी कभार रानी अपने माता पिता को याद करके थोड़ा सा मायूस हो जाती है, लेकिन उसी समय टिंकू के माता पिता और टिंकू उसे बड़ा ही सहयोग दिया करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कहानी जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और उस चीज़ को अपने जीवन में अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।